Hello, hi, greetings to one and all. Welcome to the channel. Today I am go back again with you all to discuss an important editorial. और ये editorial जो ऐसा वैसा editorial नहीं है दोस्तों. ये editorial ऐसा है कि आपका एकदम दिल खुश हो जाएगा इस editorial को पढ़ के. जैसे कि आप देख सकते हैं एडिटोरियल टीपी श्रीनिवासन जी का है. ये फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं. ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के गवर्नर भी रह चुके हैं और करेंटली डायरेक्टर जनरल है केरला इंटरनेशनल सेंटर के. प्रोफेसर भी हैं. तो इनका जो भी ओपिनियन है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है दोस्तों. अब G20 की प्रेसिडेंसी मामूली बात नहीं है. G20 यानी कोalition ऑफ अराउंड 20 कंट्रीज़, जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज सारे ही आते हैं. तो उनकी जब इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है और इंडिया ने अभी इंडोनेशिया में जो समिट हुई इस साल 2022 में, उसमें इंडिया ने अपनी अपना अपना जो स्टैंड है वो साफ रख दिया कि हम यूक्रेन के ऊपर बात नहीं करने वाले. जब इंडिया G20 होस्ट करेगा तो इंडिया यूक्रेन के ऊपर चर्चा नहीं करेगा. और यहाँ पे ऑथर एक आपके सामने एक सिचुएशन रख रहे हैं जहाँ पे कह रहे हैं कि G20 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑल्टरनेटिव बन सकता है. अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है, तो हम ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या देखने लायक है. दिस इज़ इंडियाज़ टाइम. ये भारत का समय है पूरी दुनिया में अपनी ग्लोबल लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाने का. तो हम देखेंगे कि G20 क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ इंडिया के लिए ऑफर करता है. क्या न्यू दिल्ली ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह काम कर सकता है आफ्टर बाली डिक्लेरेशन? ऑनेस्ट ब्रोकर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ऑनेस्ट ब्रोकर बिटवीन रशिया एंड यूएसए और ईयू. कैन इंडिया एक्सप्लॉइट G20? क्या इंडिया G20 को एक्सप्लॉइट कर सकता है अपना एक्सपेंशन करने में? अपना एक्सपेंशन कहाँ पे? परमानेंट 5 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं उनमें. G20 की ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जो कि इंडिया के लिए खास रूप से इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से वो ज़रूरी है पूरी दुनिया के लिए? किस तरीके से G20 प्रेशराइज कर सकता है रशिया को बिना उसको डराए या बिना उसको धमकाए? ये सारे पॉइंट्स पे ये एडिटोरियल ने डिस्कशन किया है. और एट लास्ट हम कंक्लूड करेंगे कि क्या क्या इंडिया के लिए क्या क्या सिनेरियोज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं G20 में. तो आपको इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताना है. तो हमें अपने आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. और वो आंसर है, सॉरी वो क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं G20 कब बना था? तो अभी आप तुरंत अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में बताइए और हम अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. ऑथर बेसिकली एक अच्छी बात ये कहता है कि इंडिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया काफ़ी लैंडमार्क रेजोल्यूशंस जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लिए हैं, इंडिया उसका ऑथर रह चुका है. जब मुद्दा आया इजराइल पैलेस्टीन के विवाद का तो भारत ने पैलेस्टीन की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर लिया और भारत ने 2 स्टेट सोल्यूशन एक पॉसिबिलिटी बनाई. पैलेस्टीन इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करना चाहता, इजराइल पैलेस्टीन को रिकग्नाइज नहीं करना चाहता. भारत ने बोला कि इंडिया पाकिस्तान भी तो किया था हमने, शायद आपके और हम में भी वही चैलेंजेस थे. आज ज्यूज जिस जगह पे हैं उस जगह पे हिंदूज थे और इस्लाम जिस जगह पे है उस जगह पे बाकी लोग थे. तो सिचुएशन ऑलमोस्ट वैसी ही है, किसी भी तरह का चेंज नहीं आया है. जब बात हुई नॉन अलाइन मूवमेंट की, जब बात हुई नॉन अलाइन मूवमेंट की, जब बात हुई हवाना समिट की, जब इजिप्ट को अरब कंट्रीज़ ने कॉर्नर कर दिया, तब भी भारत ने इजिप्ट की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया और कहा कि किसी भी तरीके से आप किसी कंट्री को एक्सक्लूड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है कि इंडिया अपने नेगोशिएशंस में फ्लेक्सिबिलिटी रखता है लेकिन प्रिंसिपल्स को कभी नहीं भूलता. और उस जगह पे इंडिया का जो पोजीशन है वो पूरी दुनिया को अब समझ में आने लगा है. यहाँ से इसके बाद ऑथर ने G20 समिट बाली के ऊपर क्या कहा है कि इंडिया की पोजीशन के ऊपर अब एक पूरी दुनिया में एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है. वो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग यूएस प्रेसिडेंट जोई बाइडेन ने भी कह दी. और क्योंकि बाली डिक्लेरेशन एक तरीके से इंडिया के द्वारा ही ड्राफ्ट किया गया था, तो इंडिया को पूरी दुनिया एक पोटेंशियल ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह रिकग्नाइज कर रही है जो कि उस डेवास्टेटिंग वॉर को ख़त्म कर सकता है. क्यों? उसका कारण एक ही है, क्योंकि भारत ने एक पोजीशन मेंटेन करी है कि ये रशिया का जो इन्वेजन है ये इन्वेजन है नहीं एक तरीके से. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रशियन इन्वेजन that we can call it invasion. It is a bilateral issue between Russia and Ukraine, and any other country should not interfere in the least of the least possibilities. And that can be resorted between Russia and Ukraine alone.
and that is not our problem. The problems that are creating around the world because of the invasion or the war is the problem of the world. The crisis of energy that is there, the food insecurity in the vulnerable countries of South Asia and Africa that are there, the disruption in the global supply chain, the threat of a nuclear war or a meltdown of a nuclear power plant, the damages it is causing to the environment and the Arctic Circle. These all are the factors that India is talking about. It's not because India has having a fear of failure. It's not because it is a fear of failure. I would disagree with the author here. This position is because of the fear of failure, author कह रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है. ये नहीं है कि भारत कंडेम नहीं करना चाहता रशिया को या भारत की कोई मजबूरी है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. भारत अपने स्टैंड में क्लियर है. लेकिन अब ऑथर ने यहाँ पे जो समझाया है वो ये कहा है कि ये अब भारत के हाथ में आ चुका है कि किस तरीके से वो बुल को हॉर्न्स से पकड़े और रशिया के इन्वेजन को रोक सके. पर G20 क्योंकि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को रशिया और यूक्रेन के वॉर के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहेगा. अगर आप देश के संचालक होते तो आप खुद नहीं करना चाहते. और इसीलिए राइट प्लेस एंड द राइट टाइम फॉर इंडिया में इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है ऑथर के हिसाब से वो ये हो सकता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करे और G20 कंट्रीज़ के द्वारा एक तरीके का प्रेशर मैकेनिज्म बनाए. कैसे बन सकते हैं हम G20 के परमानेंट मेंबर्स? G20 के परमानेंट मेंबर्स के लिए हमको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. पहला स्टेप ये फॉलो करना पड़ेगा कि 5 देश जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं वो अग्री कर जाएं बिना वीटो दिए. दूसरा, 2/3 मेजॉरिटी जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की वो भी अग्री कर जाए. जब जब भी ऐसी बात आई है, जब जब भी ऐसी बात सामने आई है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी न किसी मेंबर ने या तो वीटो कर दिया है, पर्टिकुलरली चाइना ने, या जनरल असेंबली के बहुत सारे लोगों ने भारत का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है परमानेंट मेंबर्स बनने में. तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने वाली हैं कि भारत अपनी जगह जो है पूरी दुनिया में पैंडेमिक और यूक्रेन के इन्वेजन के ऊपर अपनी जगह बना रहा है पर लोगों के शायद दिल में जगह नहीं बना पा रहा है. इसीलिए लेजिटिमाइजेशन ऑफ द G20 एज अ ग्लोबल आर्बिटर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स विल क्रिएट अ मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट वेयर ऑल मेंबर्स आर इक्वल. ऑथर ये कह रहे हैं कि G20 को अगर हम लेजिटिमाइज कराते हैं पूरी दुनिया के सामने एक तरीके का ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं उसको कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर फेयर डिसीजन ले सकता है क्योंकि सारे मेंबर्स बराबर है और कोई वीटो वाला सिस्टम है नहीं. तो G20 बहुत कम समय में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑल्टरनेटिव बनते हुए नजर आएगा. अब G20 जो है उसमें है बेसिकली 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है. ये G7 कंट्रीज ने स्टार्ट किया था 1999 में. तो एक इनफॉर्मल डिस्कशन था. बाद में क्या हुआ 2008 में ये सरकार के हेड्स द्वारा विजिट किया जाने लगा. तो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट हो गए. ठीक है. और ये डिस्कस करते हैं क्या क्या मेजर इश्यूज ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये 4-5 चीज़ों पे ये डिस्कशन करते हैं. और इनका एक तरीके का मेंबरशिप आप देखेंगे तो आपको एक्सपैंडेड सिक्योरिटी काउंसिल की तरह दिखाई देगा. 21वीं सदी की सारी ज़रूरी देश जो है जो कि विकसित या विकासशील देश है वो सारे इसका सदस्य हैं. अफ्रीका और लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका जैसे भी एरियाज रिप्रेजेंटेड हैं. और इनके बीच में जो कंसेंसस बिल्ड होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. अब G20 को एक इकोनॉमिक बॉडी से एक पॉलिटिकल बॉडी में बदलने का समय आ गया है. बाली डिक्लेरेशन उसका एक शुरुआत हो सकता है जहाँ पे रशिया यूक्रेन के ऊपर एक कंसेंसस बनता हुआ दिखाई दिया. और अगर G20 ने किसी भी तरीके से शांति यूरोप में ले आई तो उसको एक ऐसी लेजिटिमेसी यानी एक ऐसी वैलिडिटी मिलेगी जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने में मदद हो सकती है. और वो वापस से वही बात कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑल्टरनेटिव बन सकता है. लेकिन सिर्फ इसमें एक ही चीज़ बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, एडवांटेज ही रहेगा कि किसी तरह का वीटो नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें ध्यान रखना है कि हमें सोल्यूशन को प्रमोट करना है, आइसोलेट एनीवन नहीं करना है, आइसोलेशन नहीं करना है. कुछ ऐसा करना है जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो. ठीक है. रशिया को एक तरीके से कारण देना है कि उसको क्यों सुननी चाहिए दुनिया की. ठीक है. वरना रशिया क्या करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो अपना वीटो लगा के रेजोल्यूशंस रोक देता है. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर फेयर एंड बीइंग डिस्कस्ड. हो सकता है विजिबिलिटी इशू हो थोड़ा सा आपको,
you might face a little visibility issue in this particular editorial, but I'll try to make it clear for you. Just give me a second. Just give me a second. Stay there. सो आई एम बैक अगेन. वो टेक्निकल इशू आ गया था और यहाँ पे हम डिस्कस वही कर रहे थे कि कुछ ऐसा सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो और किसी एक का आइसोलेशन उसमें ना हो. ठीक है. और बाली डिक्लेरेशन से ये चीज़ें की जा सकती हैं. तो यहाँ पे ये सारी पोजीशन जब आपको समझाई गई हैं तो ये बताता है कि रशिया एस्केप भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इस बार इंडिया का रोल है और इंडिया तो हमेशा रशिया के साइड लिया हुआ है. तो रशिया को कोई एस्केप रूट नहीं मिलेगा और रशिया को नेगोशिएशन करना पड़ेगा. अल्टीमेटली इंडिया का फायदा है कि इंडिया का जो अल्टीमेट गोल है, सिक्योरिंग द रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो बेसिक वर्क हो जाएगा और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने डिसीजन को फॉर्मलाइज कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल देश G20 आज उसकी सहमति में खड़े हैं, भारत की सहमति में खड़े हुए हैं. तो यहाँ पे आखिरी में ऑथर कंक्लूड करता है और कहता है कि ये बहुत समय लग जाएगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हम रिप्लेस कर सकें, लेकिन एक शुरुआत करने की ज़रूरत है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट द प्रोसेस. एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट द प्रोसेस? इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट द प्रोसेस बिकॉज अल्टीमेटली सर हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है. वी हैव टू अल्टीमेटली टेक केयर. या इंडिया का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है. तो इंडिया का फ़ायदा क्या है कि इंडिया को ट्रस्ट जीतने का मौका मिल जाएगा ऑफ एवरी मेंबर टू बिल्ड अ कंसेंसस ऑन अ स्टेट ऑफ वॉर. इंडिया मल्टीलेटरल इकोनॉमिक डिसीजंस में अपनी बातों को सामने रख सकता है जो कि कॉमन है, जो कि सबको अफेक्ट कर रही हैं. इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन के ऊपर बात कर सकता है. इंडिया G20 को एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट कराने की तरह से बात कर सकता है. इंडिया डायनेमिक्स ऑफ G20 को एक्सपैंड कर सकता है पॉलिटिकल बॉडी में. ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो कि इंडिया अपनी समिट में कर सकता है. और चैलेंजेस क्या हैं भारत के सामने? चैलेंजेस ये हैं कि ये सबके द्वारा हो सकता हो एक्सेप्टेबल ना हो, जिनका कोई मतलब नहीं है या जिनके कोई फेवर की बात नहीं हो रही. चाइना रशिया कॉन्फ्लिक्ट विथ EU एंड USA will definitely be a hurdle to build a consensus in the G20. और क्योंकि G20 के पास किसी तरह का मैकेनिज्म नहीं है अपने डिसीजन को इन्फोर्स कराने का, तो ये मेयरली रिकमेंडेटरी हो जाते हैं. ये मेयरली रिकमेंडेटरी हो जाते हैं और रिकमेंडेटरी चीज़ें आज याद रहती हैं, कल भूल जाते हैं लोग. तो इतने ही थी इस एडिटोरियल की कहानी. ये एडिटोरियल आप विस्तार से पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, G20 को समझिएगा, बाली डिक्लेरेशन को समझने की कोशिश करिएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई में भारत का समय आ गया है G20 में अपनी ग्लोबल लीडरशिप दिखाने के लिए. और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूल. आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं. आपके अच्छे कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आने के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस.